हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ प्रहलाद सिंह मिल गया हूँ आज आपके लिए बीएससी थर्ड ईयर के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर फर्स्ट। तो ये पहला क्लास होने वाला है। आपके रिकमेंडेशंस पे मैं लगा रहा हूँ। आपने काफ़ी रिकमेंड किया था कि सर बीएससी थर्ड ईयर के केमिस्ट्री का सीरीज लाइए। तो पहले हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कल का मैंने पूरा डायग्राम बनाया, तो लगभग उसमें 65 क्लास बन रहे थे। तो 65 क्लास मैं कोशिश करूंगा कि आपको जल्दी से जल्दी 2 महीने के अंदर 65 क्लास कंप्लीट करा दूं, जिससे आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाए। फिर उसके बाद हम चलेंगे ऑर्गेनिक में। फिजिकल के लिए एक लोगों से बात हुआ है, वो भी आपको आके फिजिकल का पूरा क्लासेस कंप्लीट करा देंगे। अब देखो, जब इतना कंप्लीट हो जाएगा तो एक आपका भी दायित्व बनता है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे पूरे सीरीज को। कुछ वीडियो जो होंगे वो यूट्यूब पे फ्री मिल जाएंगे और बाकी जो वीडियो होंगे वो हमारे एप्लीकेशन पे मिलेंगे। तो आप विजिट करिए प्ले स्टोर पे जाके वीएनआर क्लासेस और पाइए वहां पे हमसे जुड़ने का एक आसान मौका। और आप एकदम पीडीएफ के साथ वहां पे जितने भी लेक्चर क्लास हैं उसके पीडीएफ नंबर वाइज आपको दिए जाएंगे। आप मिनिमम फीस में अटैच कर सकते हैं अपने इसी परिवार की तरफ से। तो चलते हैं, देख लेते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहता क्या है, जिसको हम शॉर्ट नेम में कहते हैं सीएफटी। तो सीएफटी कभी आता है या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आता है तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसके जो डिस्कवर करने वाले 2 साइंटिस्ट रहे, 2 बार इसको कहीं ना कहीं बताया गया है। एक जो थ्योरी था वो बताया गया था 1929 में, मतलब 1929 में बेथे ने इसको कंप्लीट किया था। उसके बाद 1931 में इसको बोल्के ने कंप्लीट किया था। दोनों लोगों ने मिलकर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को दिखाया था, जो आयनिक कंपाउंड्स में, यानी आयनिक जो कंपाउंड थे, आयनिक क्रिस्टल कंपाउंड्स में पहले बताया गया था। बाद में उन्होंने क्या किया, जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री रहा, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में यानी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में भी ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क किया है। तो देखते हैं इसके नीड ऑफ पॉइंट्स की कि आखिरकार पहले बैलेंस बॉन्ड थ्योरी था, उसके बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी था। दोनों कहीं ना कहीं किसी भी मॉलिक्यूल्स के ओरिएंटेशन को दिखा देते थे कि उसका ओरिएंटेशन क्या होगा, उसकी ज्योमेट्रिकल पोजीशन क्या होगा। बट यहाँ पे सबसे बेहतर तरीका रहा कि ये दोनों क्या बताएं, ये किसी भी कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री के 2 फैक्ट को क्लियर करते हैं। नंबर फर्स्ट होता है कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स और दूसरा होता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स की डायमीटर क्या होगा, स्पेशल पैरामैग्नेटिक होगा कि डायमैग्नेटिक होगा, उसको बताएंगे। और कलर क्या पाया जाएगा, किस कैसे कैसे आयन्स होंगे, कौन कौन सा स्पेशली कंपाउंड्स होंगे या कॉम्प्लेक्स होंगे जिसमें आयन कलर फॉर्म में होंगे, ठीक। तो उनको भी इसी थ्योरी के बेसिस पे देखा जाता है। ये थ्योरी थोड़ा लंबा है, यदि डिटेल में हम देखें तो इस थ्योरी को कंप्लीट करने के लिए कम से कम हमको 30 से 35 मिनट्स कंप्लीट करता है। तो हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपको पूरा इस पॉइंट्स को समझा सके और आपको दोबारा किसी वीडियो को देखने की जरूरत ना पड़े, ठीक। तो चलते हैं पॉइंट की तरफ। पॉइंट को सिद्धांत क्या कहता है, सिद्धांत समझने के लिए हमको 2 चीज समझना होता है। नंबर फर्स्ट समझना होता है कि हमको कोई एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा स्टूडेंट, हमको पहले एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल लेने समय हम किसी भी एक कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री का एक एग्जाम्पल लेते हैं। Fe कर देते हैं K4FeCN6, ठीक। तो ये मेरे पास एक एग्जाम्पल रहा। यहाँ पे आप Fe को देख रहे हैं कि Fe जो है वो एक सेंट्रल एटम की भूमिका निभा रहा है। क्लास 12 में आप पढ़े होंगे, जो ये क्या है, सेंट्रल मेटल की भूमिका निभा रहा है और ये क्या कर रहा है, ये लिगेंड्स की भूमिका निभा रहा है, ठीक। तो एक चीज ध्यान देना, थ्योरी में क्या कहते हैं, यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हम क्या पढ़ते हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में एक चीज देखा जाता है कि जो हमारा सेंट्रल मेटल होता है, क्या होता है, सेंट्रल मेटल के आंशिक रूप से जो डी ऑर्बिटल होते हैं, क्योंकि ये जो है वो डी ऑर्बिटल का एलिमेंट्स है। क्या है, डी ऑर्बिटल एलिमेंट, मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो इसके लास्ट ऑर्बिटल कहीं ना कहीं जो 3D को कंप्लीट करेंगे, क्या करेंगे, 3D6 को कंप्लीट करते नजर आएंगे। तो इसमें क्या बचेगा लास्ट में, यहाँ पे क्या बचता है स्टूडेंट, यहाँ 3D4 इलेक्ट्रॉन बचेगा। जो 3D4 है, जो आंशिक रूप से भरा हुआ इलेक्ट्रॉन है, ठीक, आंशिक रूप से इनका ऑर्बिटल भरा हुआ है, ठीक। जब आंशिक रूप से इनका ऑर्बिटल भरा हुआ है तो कहता क्या है कि जब लिगेंड्स इनसे अटैच होता है, क्या, जब हमारा CN जो होगा इनके ऑर्बिटल के साथ अटैच होता है तो यहाँ पे स्पेशल एक कह सकते हैं इफेक्ट क्रिएट होता है। उस इफेक्ट को हम नाम देते हैं वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव, यानी हम कह सकते हो कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इफेक्ट। क्या होता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड इफेक्ट क्रिएट होता है। और इसी इफेक्ट को पूरा हम देखते हैं किसके अंतर्गत, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंतर्गत, कि कोई भी हमारा सेंट्रल मेटल होगा उसका जो डी ऑर्बिटल होगा वो आंशिक रूप से खाली होता है। क्या होता है, आंशिक रूप से खाली होता है या आंशिक रूप से भरा होता है। तो डी कक्षकों के, डी ऑर्बिटल के ऊर्जा स्तर पर
यानी उनके जो ऊर्जा स्तर होता है, क्योंकि ये दो पार्ट में लगे होते हैं, एक होता है T2G यानी ट्राई जनरेटेड ऑर्बिटल, और दूसरा होता है EG यानी डाई जनरेटेड ऑर्बिटल। हम दोनों को आगे देखेंगे, डील करेंगे। तो उनके साथ ये जो हमारा कोई भी लिगेंड्स होता है वो अटैच होता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड इफेक्ट क्रिएट होता है। वही फील्ड हमारे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में पढ़ाया जाता है। यदि हम सिंपल फॉर्म में देखें तो इनका ये कहता है CFT के अनुसार कहता है कि जो सेंट्रल मेटल होता है, क्या होता है स्टूडेंट, जो हमारे पास सेंट्रल मेटल होता है, सेंट्रल मेटल के आयन जो होते हैं वो लिगेंड के साथ स्थिर वैद्युत प्रवृत्ति का होता है। मतलब कि इनका पॉइंट नंबर ऐसे करने के, देखो जो हमारा सेंट्रल मेटल Fe है वो किसी लिगेंड के साथ यानी Cn के साथ अटैच होगा। क्या होगा, Cn के साथ यदि अटैच हो रहा है तो इनके साथ जो बंधन होता है, कह सकते हो कि जो बॉन्डिंग होती है वो कैसी होती है, वो इलेक्ट्रिकल स्टैटिक्स होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रिको स्टैटिक्स कहते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिको स्टैटिक्स का मतलब सिंपल तरीके से ये कह सकते हो कि कहीं ना कहीं ये स्थिर वैद्युत प्रवृत्ति के होने के साथ साथ ये काफी अच्छे तरीके से इनसे अटैच हो पाते हैं। ठीक, अब दूसरा नेचर इन्हीं में हम कहते हैं, दूसरा नेचर ये देखते हैं कि यदि लिगेंड्स, दो फैक्ट होता है। फैक्ट नंबर फर्स्ट देखना है यहाँ पे, यदि लिगेंड्स हमारा कैसा है, माइनस वाला है। क्या कहता है, जो हमारा एक सेंट्रल मेटल हो, क्या हो, ये मेरा एक स्पेशली सेंट्रल मेटल है, तो सेंट्रल मेटल के साथ यदि कोई लिगेंड्स माइनस वाला अटैच होता है, क्या होता है, माइनस वाला अटैच होता है, तो वो ऐसे ही अटैच होता है जैसे हमारे कोई पॉजिटिव के साथ कोई नेगेटिव पार्टिकल्स अटैच होते हैं। ध्यान देना कि वो वैसे ही अटैच होते हैं, वैसे ही इसको क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। जैसे मेरे पास कोई पॉजिटिव को, यानी जो कह सकते हो डिफरेंट चार्ज एलिमेंट चार्ज होते हैं वो आपस में कैसे जुड़ते हैं, ठीक उसी तरीके से कोई भी मेरे पास लिगेंड्स होगा जो माइनस चार्ज के साथ आएगा वो हमारे सेंट्रल मेटल के साथ उसी टाइप्स का अटैच होगा। दूसरे पॉइंट में कहता है कि यदि मेरे पास कोई एक हमारा सेंट्रल एटम है, क्या है, सेंट्रल एटम है, इसके साथ मेरा कोई मतलब चाहे हमारा पास क्या न्यूट्रल लिगेंड्स जुड़ रहा है, क्या जुड़ रहा है, न्यूट्रल लिगेंड जुड़ रहा है, तो वो उस टाइप से जुड़ेगा जैसे कि, क्योंकि इसका स्पेशल न्यूट्रल लिगेंड्स का जो H और OH वाला कॉम्बिनेशन होगा, ये प्लस में होगा, ये माइनस में होगा, ये पोलर पॉइंट बनाएंगे, तो इसका जो ये कह सकते हो कि माइनस यानी निगेटिव पोलर एरिया होगा। क्या होगा, निगेटिव पोलर एरिया होगा। ये निगेटिव पोलर एरिया इस Fe के साथ अटैच होगा। मतलब यदि देखें तो ये जो वाटर होगा वो कुछ ऐसे अटैच होगा, यहाँ पे OH वाला होगा, यहाँ पे H प्लस वाला होगा। ठीक, तो ध्यान देना कि ये डायरेक्टली जुड़ जाएगा, जो माइनस होगा वो प्लस से जुड़ जाएगा, क्योंकि ये जो हमारा सेंट्रल मेटल होता है उस पर कहीं ना कहीं कोई चार्ज होता है जो प्लस साइन के साथ होता है, तो ये माइनस ये प्लस दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव की तरह भूमिका निभाएंगे। और नीचे क्या होता है, कोई उदासीन आ जाएगा, तो उदासीन यानी जो न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं, न्यूट्रल लिगेंड्स को भी वो आकर्षित करता है अपनी ओर। कौन सा करेगा, उसका जो माइनस सिरा होता है, मतलब जो निगेटिव पोल पॉइंट्स होता है वो उसको अपनी ओर आकर्षित करता हुआ नजर आएगा। तो ये दो पॉइंट्स रहा स्टूडेंट, यहाँ पे चार छोटे छोटे पॉइंट्स रखने हैं। नंबर फर्स्ट पॉइंट ये आपको क्या रखना है, देखो नंबर फर्स्ट पॉइंट हमने एग्जांपल देखा, बोला क्या कि जो सेंट्रल मेटल होगा, सेंट्रल मेटल के साथ जो लिगेंड्स आता है वो स्पेशल एक क्राइटेरिया क्रिएट करता है। क्यों, क्योंकि जो डी ऑर्बिटल होता है वो आंशिक रूप से भरा होता है, और आंशिक रूप से डी ऑर्बिटल के भरे होने के जो ऊर्जा स्तर पर लिगेंड जुड़ते हैं वो एक वैद्युत क्षेत्र प्रभाव उत्पन्न करते हैं, और इसी वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव के उत्पन्न के साथ साथ हम इनको कहीं ना कहीं यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र, जो वैद्युत क्या लग रहा है, यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र का प्रभाव जो दिख रहा है उसी के अवलोकन करते हैं, उसका हम कहते हो कि उसको देखा जाता है। और दूसरे फॉर्म में क्या कह रहा है, दूसरे फॉर्म में कह रहा है कि मेरे पास कोई लिगेंड्स होगा, वो यदि सेंट्रल मेटल के साथ जुड़ रहा है, जैसे ये लिगेंड्स हो गया, ये सेंट्रल मेटल के साथ जुड़ रहा है, ठीक, तो सेंट्रल मेटल के साथ जुड़ने के साथ साथ ये क्या करता है, ये स्पेशल स्थिर वैद्युत क्या करता है, पूर्ण रूप से इनके लिगेंड्स के बीच स्थिर वैद्युत प्रवृत्ति होती है। और ये स्थिर वैद्युत प्रवृत्ति दो फैक्ट पे क्रिएट करता है। नंबर फर्स्ट करता है, यदि कोई माइनस लिगेंड्स होगा तो वो प्लस और माइनस के जैसे भूमिका निभाएंगे। यदि मेरे पास कोई कैसा होगा, न्यूट्रल लिगेंड्स होता है, तो वो क्या करता है, उसका जो माइनस कह सकते हो निगेटिव पोलर पॉइंट्स होता है वो हमारे किसी न किसी सेंट्रल एटम के साथ अटैच होता है। अब देखो, जब इतना क्रिएट करने के बाद हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं कि आखिरकार जो डी ऑर्बिटल होता है उनके
ऊर्जा लेवल यानी एनर्जी लेवल पे हम कैसे उनका स्लिप्टिंग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, स्लिप्टिंग पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, क्रिस्टल फील्ड स्लिप्टिंग। कि आखिरकार क्रिस्टल फील्ड स्लिप्टिंग है क्या, इनको थोड़ा सा देखा जाएगा सही तरीके से। तो पहले हमको देखना होगा डी ऑर्बिटल, कि जो डी ऑर्बिटल होता है उनके डी ऑर्बिटल में डी डी जो ट्रांजिशन होता है वो क्या होता है, और हमारे पास क्रिस्टल फील्ड स्लिप्टिंग होता क्या है, पहले इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमको एक प्यारा सा क्या देखना होगा, डी ऑर्बिटल कंप्लीट करना होगा। तो डी ऑर्बिटल की बात करते हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या कि एक डी ऑर्बिटल बनाएंगे। चलो हम यहाँ पे एक डी ऑर्बिटल बना लेते हैं छोटा सा, ठीक। ऐसे मेरे पास एक डी ऑर्बिटल हो गया। अब जो डी ऑर्बिटल होता है वो 5 टाइप, मतलब 5 छोटे छोटे ऑर्बिटाइल में डिवाइड होता है। नंबर फर्स्ट की बात करेंगे तो नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या होता है, डी एक्स वाई, यही होता है ना। नंबर क्या होता है, नंबर फर्स्ट होता है डी एक्स वाई, और दूसरा क्या होता है यहाँ पे एक्स, दूसरा होता है वाई जेड, और तीसरा मेरे पास क्या होता है यहाँ पे एक्स जेड, ठीक। और इसकी बात करेंगे ये क्या हो जाएगा, डी जेड स्क्वायर, और सही बात इस वाले की तो ये हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक। तो अब देखो इनके ये ऑर्बिटल मिल गया। अब ये क्या करते हैं, इनमें 2 पॉइंट्स होता है, क्या होता है, इनको 2 पॉइंट्स होता है। ये जो नीचे के 3 होते हैं क्या होते हैं, ये जो नीचे के 3 होते हैं इनको हम कह सकते हो, चलो आओ, ये नीचे के जो 3 होते हैं इनको हम कहते हैं नॉन एक्सिल। ध्यान देना इस चीज को, आप ध्यान देना कि जो नीचे के 3 होते हैं उनको हम नॉन एक्सिल के रूप में करते हैं। तो ये नॉन एक्सिल है, और ये जो हमारे 2 होते हैं ऊपर के जो 2 होते हैं इनको हम नाम देते हैं एक सिंपल तरीके से, क्या नाम देते हैं, ये कैसे होते हैं भैया, ये एक्सिल होते हैं। कैसे होते हैं, एक्सिल होते हैं। मतलब ये अक्ष पे नहीं होंगे, ये अपने कहीं ना कहीं अक्ष पे डिनोट होते हैं। अब ध्यान देना कि ये जो होते हैं इनको स्पेशल कैसे, इनका एक नाम दिया जाता है कि इन तीनों का नाम होता है, जो नॉन एक्सिल होते हैं उनको हम कहते हैं T2G, यानी T2G का मतलब स्टूडेंट यहाँ पे एक नाम से है, जिनको हम ट्रिपल जनरेटेड, क्या कहते हैं, ट्रिपल जनरेटेड सेट के नाम जानते हैं, ठीक। ट्रिपल जनरेटेड सेट होता है। ये जो हमारा होता है वो डाई जनरेटेड होता है, क्या होता है, डाई जनरेटेड होता है। अब देखो जब ये हमारे पास आ जाता है तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, क्या देखते हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद ये एक्साइटेड होकर क्या करता है, एक्साइटेड होकर थोड़ा सा, ध्यान देना, ये थोड़ा सा एक्साइटेड होगा। एक्साइटेड होने के साथ साथ तो इनके साथ वही ऑर्बिटल एक्साइटेड हो जाते हैं, ठीक। तो ये आगे चल के, ठीक, ऐसे एक्साइटेड हो जाएंगे। देखो मैं अभी कोई इलेक्ट्रॉन इनमें फिलअप नहीं कर रहा हूँ, ठीक, इस चीज को आप ध्यान देना, मैं कोई भी इलेक्ट्रॉन फिलअप नहीं कर रहा हूँ। इनको आप डीजनरेटेड भी बोल सकते हो, ठीक। ये क्या है, ये स्पेशल डी ऑर्बिटल हैं। कैसे हैं, ये देखो, ये डी ऑर्बिटल हैं। तो ये सिंपल तरीके से हमारे पास क्या हो जाएंगे, डी ऑर्बिटल हो जाएंगे, ठीक। तो डी ऑर्बिटल हो जाएगा। ये क्या है, ये डी जनरेटेड है, क्या है, डी जनरेटेड है। तो डी जनरेटेड हो गया। अब इसके साथ इनकी जो स्लिप्टिंग होती है स्टूडेंट वो 2 कैटेगरी में होती है। कैसे होती है, इनकी जो स्लिप्टिंग होती है वो 2 कैटेगरी में होती है। नंबर फर्स्ट स्लिप्टिंग की बात करना, ठीक। नंबर फर्स्ट ऐसे नहीं बनाओ, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि बुक में तो ऐसा दिया नहीं होगा। इसी स्लिप्टिंग इनकी जो होती है वो 2 कैटेगरी की होती है। नंबर फर्स्ट स्लिप्टिंग की बात कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट इनका जो ऊपर की ओर होता है वो हमारा स्पेशली डाई जनरेटेड एरिया को कंप्लीट करता है, और जो नीचे हमारा स्लिप्टिंग कहने के लिए बोलता है वो हमारे पास ट्राई या ट्रिपल जनरेटेड के नाम से बोल रहा है। अब देखो इनका नाम होता है T2G, ठीक, और इनका नाम होता है AG, क्या होता है, AG, ठीक। अब हो गया। अब इनके बीच के अंतर को क्या कहते हैं, इनके बीच के अंतर को, ये चीज बड़ा अंतर याद रहे कि आखिरकार ये जो क्रिस्टल फील्ड स्लिप्टिंग है ये होती क्या है। तो हमने क्या देखा कि ये स्पेशली जो यहाँ पे है, इस चीज को ध्यान देना कि ये क्या है, ये डी जनरेटेड है, क्या है, डी जनरेटेड है। तो डी जनरेटेड एक्टिविटी को, ये रहेगा, ठीक, ये डी जनरेटेड एक्टिविटी को रिकमेंड कर रहा है, ये T2G कह रहा है, ये AG कह रहा है। अब हम बात करते हैं स्लिप्टिंग यानी बिपाटन, इसको हिंदी में हम कहते हैं बिपाटन। किसी को याद रखना होगा तो करना, बिपाटन, ठीक। तो इनका बिपाटन का मतलब होता है कि इनके बीच, अब ध्यान देना, कहता क्या है कि T2G और
T2G तथा Ag के अंतर को, क्या T2G और Ag के अंतर का जो एरिया होता है, ये जो बीच वाला एरिया है, इनको हम डी क्या कहते हैं, स्पेशल डी ब्लॉक स्लिप्टिंग या क्रिस्टल फील्ड स्लिप्टिंग के नाम से जानते हैं कि इनके और इनके बीच का जो अंतर होता है, क्या होता है, इनके और इनके बीच का जो अंतर होता है, हम उन्हें नॉर्मली नाम देते हैं, जिनको हमारा नाम होता है क्रिस्टल फील्ड स्लिप्टिंग, यानी कह सकते हो क्रिस्टल फील्ड विपाटन। तो क्रिस्टल फील्ड विपाटन की कभी बात करेगा तो आप बोल सकते हो कि T2G और Eg के बीच के अंतर को, या T2G और Eg के अंतर को क्रिस्टल फील्ड स्लिप्टिंग के नाम से जानते हैं और इसे डेल्टा नॉट से रिकमेंड किया जाता है। देखो ये शायद आपको ना दिख रहा हो, इसे डेल्टा नॉट के साथ रिकमेंड किया जाता है। और ये डेल्टा नॉट का जो स्पेशली स्टैंड मतलब ये से प्रकट करते हैं, आपको कभी आए डेल्टा नॉट तो आप समझ जाना कि ये क्या है, ये क्रिस्टल फील्ड स्लिप्टिंग की बात कर रहा है। यदि हम आगे चलते हैं और सही तरीके से इसको देखा जाए, क्या देखा जाए, आगे चल के सही तरीके से इसको देखा जाए तो इनका एक एरिया कंप्लीट करता है, क्या करता है, एक एरिया। ये होता है स्टूडेंट, ये हाइयर एनर्जी इनको कहते हैं, सॉरी लोअर एनर्जी ऑर्बिटल, क्या कहते हैं, लोअर एनर्जी। तो इनको लोअर एनर्जी हम ऑर्बिटल के नाम से जानेंगे और ये वाले जो होते हैं वो हाइयर एनर्जी ऑर्बिटल के नाम से जाने जाते हैं। तो ये हाइयर एनर्जी, ये लोअर एनर्जी ऑर्बिटल रिकमेंडेड होते हैं। अब देखो सबसे बड़ी अंतर यहाँ पे ये आती है स्टूडेंट कि हमारे पास स्लिप्टिंग हमारा समझ में आ गया कि जो कलर कॉम्बिनेशन होता है, जो डी ब्लॉक ट्रांजिशन देखा जाता है वो कैसे होता है। अब भी हमने क्या देखा था, अब भी हमने Fe की बात किया था, ठीक। यहाँ पे देखा जाता है ना Fe कहा जाता है और नोटेड पॉइंट्स में ऐसा देखा जाता है कि जो इनकी एनर्जी होती है, कैसी, जो इनकी एनर्जी होती है, इस चीज को ध्यान देना, ठीक, क्योंकि हम अभी ओरिएंटेशन आपको नहीं पढ़ा रहे हैं। ओरिएंटेशन अभी बताते तो आपका क्लियर हो जाता, क्या होता है, ओरिएंटेशन बताते तो आपका क्लियर हो जाता। अभी ओरिएंटेशन आपको दिखा रहा हूं नीचे डी ब्लॉक का, ठीक। अब इनके कलर के साथ, मतलब इनके कॉम्बिनेशंस के साथ हमारा जो कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है वो एक चीज आता है स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो इनकी एनर्जी होती है, मतलब इनकी जो मान होता है, इसका मान होता है प्लस में कितना होता है, सॉरी माइनस में 0.4, ठीक, क्या होता है 0.4। हम इसको रिकमेंड कैसे करते हैं, इसको रिकमेंड करते हैं ऐसे, ठीक। अब और इनको रिकमेंड करते हैं प्लस में, कैसे करते हैं, प्लस में करते हैं 0.6, ठीक। तो ये इनकी स्पेशली इतना एनर्जी रहा। अब ये देखा जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन, अब जो देखो मेरे पास बाहर से कभी कोई इलेक्ट्रॉन आएगा, ध्यान देना, मेरे पास कभी कोई बाहर से इलेक्ट्रॉन आएगा, नोट पॉइंट करना कि मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन आता है, इलेक्ट्रॉन स्पेशली कम ऊर्जा कक्षक में प्रवेश करता है, क्या करता है, कम ऊर्जा कक्षक में प्रवेश करता है। जब वो कम ऊर्जा कक्षक में प्रवेश करने का प्रयत्न कर रहा होता है, क्योंकि भैया ये क्या है, ये हाइयर एनर्जी है, ये क्या है, ये लोअर एनर्जी है। जब हमारे पास लोअर एनर्जी में कोई इलेक्ट्रॉन जाने की कोशिश करेगा वो तो हाइयर जाएगा नहीं, ठीक। तो ध्यान देना कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सदैव लोअर ऑर्बिटल में जाने की कोशिश करता है, प्रयास करता है। अतः डी, जो हमारा डी सिस्टम्स होता है, ठीक, डी के ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में एक इलेक्ट्रॉन स्पेशली कहां चला जाएगा, क्योंकि इसका मान क्या होता है स्टूडेंट, हमने अभी मान पढ़ा था ना, इसका वैल्यू हो जाएगा क्या, dxy, और इसका वैल्यू हो गया क्या, यहाँ पे dyz, और इसका वैल्यू क्या हो गया, इसका वैल्यू हो गया dxz, ठीक। और ये क्या है, ये हमारे पास है dz स्क्वायर, क्या है, यहाँ पे dz स्क्वायर कर लो, और ये क्या है, हमने क्या लिखा था वहां पे, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, यही तो बनाया था। अब देखो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो सबसे पहले कहाँ जाएगा, लोअर जाएगा, और लोअर में जाने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन स्पेशली जहां पे पहली बार आप देखेंगे तो हमारे पास कहाँ जाएगा,
ये एक ऑर्बिटल में प्रवेश करेगा। क्या करेगा? एक ऑर्बिटल में, लोअर ऑर्बिटल में, चाहे इलेक्ट्रॉन यहां प्रवेश करे चाहे इलेक्ट्रॉन यहां प्रवेश करे, किसी एक ऑर्बिटल में वो इलेक्ट्रॉन फिलअप हो जाएगा। और ध्यान देना, ये जो ऑर्बिटल होते हैं, जो कक्षक होते हैं हमारे, जो कक्षक की ऊर्जा होती है ऑक्टाहेड्रल के लिए, मैं ये जो बताया हूं ये ऑक्टाहेड्रल के लिए बता रहा हूं, ये सबके लिए नहीं है। ऑक्टाहेड्रल के लिए यहाँ पे कितना होता है? 0.4 से कम होता है। क्या होता है? 0.4 से कम होता है और ये काफी ज्यादा स्थायी होता है। किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या होता है? किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में यदि 0.4, ठीक, जो स्लिप्टिंग है, जो हमारे क्रिस्टल फील्ड स्लिप्टिंग है, वो 0.4 से कम रिकमेंडेड हो रही है, ठीक, तो वो काफी ज्यादा स्टेबल होगा। क्या होगा? वो काफी ज्यादा स्टेबल होगा। इस चीज को आप याद रखिएगा कि वो काफी ज्यादा स्टेबिलिटी के साथ हमको नजर आता हुआ दिखाई देगा। अब देखो स्टूडेंट, इतना क्लियर करने के बाद हम थोड़ा सा यदि आगे बढ़ें तो ये देखा जाएगा कि हमारे पास इतना तो हमने देख लिया कि इलेक्ट्रॉन वहां प्रवेश करेगा, और हमारे पास जो हाइपोथेटिकल मेथड है, हाइपोथेटिकल मेथड में वो क्या कहना चाह रहा है, ठीक। अब देखो क्रिस्टल फील्ड स्पेशली जो हमारे पास 0.4 मिल रहा था, क्या मिल रहा था? 0.4 यहां मिल रहा है ना। 0.4 की जो स्लिप्टिंग होती है, क्या होती है? 0.4 की जो स्लिप्टिंग होती है, इसी 0.4 के स्लिप्टिंग को हम एक नाम देते हैं जिसका नाम होता है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्या कहते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन जो एनर्जी होता है वो स्पेशली 0.4 के साथ रिकमेंडेड होता है। क्या होता है? 0.4 के साथ रिकमेंडेड कहीं ना कहीं दिखाता है। अब देखो, जब इतनी जानकारी हमको मिल जाती है तो आखिरकार एक चीज और बचता है कि स्टूडेंट ये एक्सिल कैसे है और ये नॉन एक्सिल कैसे है, यही बात ना। तो इनका हम आपको डायग्राम दिखा देते हैं। आप देखिएगा कि हमारे पास ये जो हमारे पास डी एक्स और वाई है, ये वाई और एक्स एक्सिस के बीच बनेगा, और ये वाई और जेड एक्सिस के बीच बनता है, ये एक्स और जेड एक्सिस के बीच बनता है। जबकि ये दोनों क्या करते हैं? अपने ही ये पूरा दोनों ये डबल नेचर के साथ आता है, डबल एक्सिस आता है, और ये सिंगल एक्सिस पे अपने ही एक्सिस के साथ नजर आएंगे। तो इसीलिए इन्हें नॉन एक्सिल कहते हैं और इनको हम एक्सेल के नाम से जानते हैं। यदि आपको फिगर नहीं समझ में आएगा तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। तो ये रहा फिगर, मैं दिखा दे रहा हूं, आप इस फिगर को देख लीजिए। मैं ओरिएंटेशन सही से नजर आ जाएगा इसमें, आप इस चीज को पूरा का पूरा कंप्लीट करा सकते हैं, इस चीज को आपको हो जाएगा, ठीक। तो कर लीजिए जल्दी से हो गया, ठीक। तो आपका स्क्रीनशॉट हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट जब स्क्रीनशॉट हो जाता है तो एक चीज और नाम देना, मैं एक और ऑक्टाहेड्रल की जब हमने बात किया था तो ऑक्टाहेड्रल के लिए मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा आगे चल के कि ऑक्टाहेड्रल कभी कभी पूछता है कि क्रिस्टल फील्ड स्लिप्टिंग इन ऑक्टाहेड्रल और क्रिस्टल फील्ड स्लिप्टिंग इन स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स, और उसके बाद बोलता है कि यहाँ पे बोलता है कि क्रिस्टल, तीसरा बोलता है क्रिस्टल फील्ड स्लिप्टिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो सबकी कॉम्प्लेक्स में क्या क्या बातें होती हैं, सबकी अलग अलग कॉम्प्लेक्स की कंपाउंड्स की अलग अलग नेचर्स होती है। तो ये तो हमारे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की स्लिप्टिंग थी कि स्लिप्टिंग यानी बंटवारा कैसे होता है और इसके बीच क्या बनता है। तो आपको बस 2 पॉइंट्स याद रखने हैं, ये हाइयर एनर्जी है, ये हमारे पास लोअर एनर्जी है। यदि आप देखो जब हाइयर एनर्जी लोअर एनर्जी देखते जाता है स्टूडेंट, सपोज मेरे पास कोई Fe हो, यहाँ पे हमने देखा क्या? डी ट्रांजिशन देखा, क्या देखा? डी ट्रांजिशन देखा। यदि इलेक्ट्रॉन इसमें भरे हैं, ध्यान देना, हमने सब में इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, सब में इलेक्ट्रॉन ऐसे भरा है, Fe है। अब यदि Fe का एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है स्टूडेंट? एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा होता है, क्या निकल रहा है? बाहर निकल रहा होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर बाहर ना जाकर ये इलेक्ट्रॉन इसी ऑर्बिटल में घुस जाता है। क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन मतलब जो हमारा वाई का इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चला जा रहा है? वो जेड में चला जा रहा है, जेड स्क्वायर में चला जा रहा है। तो यहाँ भी डी ऑर्बिटल है, यहाँ भी डी ऑर्बिटल है, तो इसी को हम डी ट्रांजिशन देखा जाता है। और इसी डी ट्रांजिशन के वजह से हमको कहीं ना कहीं
कलर क्या दिखते हैं हमको कहीं ना कहीं, स्पेशली हमारे पास कलर का फॉर्म नजर आता है कि जो कलर होता है क्या होता है, जो कलर होता है वो स्पेशली कलर डी ट्रांजिशन की वजह से आता है। और जितना ज्यादा हमारे पास नॉन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं, नॉन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो हमारे पास कैसा होता है, हमने डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक की बात किया था, तो डायमैग्नेटिक नेचर हमारा दिखाएगा और पैरामैग्नेटिक का बात आप तो जानते हैं कि सारे के सारे कैसे होने चाहिए, वहां पे हमारे पेयर्ड होने चाहिए। तो ये रहा। तो आपको कभी पूछेगा डी ट्रांजिशन क्या कहते हैं, तो डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन का ऊपर, मतलब लोअर ऑर्बिटल से, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल की ओर जाता है उनको डी ट्रांजिशन देखा जाता है। ऐसे ही जो हमारे एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स का जो कंपाउंड बनता है उनके बीच एफ ट्रांजिशन देखने के लिए मिलता है। ठीक, तो ठीक ऐसे ही टाइप्स का होता है एफ ट्रांजिशन। तो ये रहा छोटा सा क्लास, स्क्रीनशॉट कर लो, फिर मिलते हैं अगला लेके आपके लिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी।